शालतीफ की नजर में कि दुनिया एक ऐसा दरिया है जिसके अंदर इंसान या तो तैरता है या डूबता है। बहुत सारे लोग हैं उसमें, लेकिन ज्यादा लोग डूब रहे हैं, तैर नहीं पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक नया एपिसोड और एक नए मेहमान के साथ। आज हमारे मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर गफूर मेमन साहब। तो डॉक्टर साहब से बड़ी दिलचस्प बातें होंगी क्योंकि डॉक्टर साहब जो मैं उनसे बातें हुई, इज़ अ वर्सेटाइल पर्सन। बहुत सारी चीज़ों में इनके इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो हम मज़ीद जानने के लिए डॉक्टर गफूर मेमन साहब को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए पाक यूथ पल्स में। कॉन्सेप्ट ये है हमारे इस चैनल का कि हम यूथ को किसी तरह हाईलाइट करें, प्रमोट करें, उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, रेमेडियल मेजर्स लें। और मकसद ये है कि हमारी बातों से, हमारी इन डिस्कशन से हो सकता है कहीं किसी जगह हमारे देखने वालों को कोई रहनुमाई मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। अच्छा, मैं चाहूँगा आप ना एक ब्रीफ सा तारुफ करा दें ताकि देखने वालों को पता चले कि आप किन फ़ील्ड्स में आपने काम किया, कहाँ-कहाँ आप रहे। और मुझे ये भी पता चला कि आप पोइट्री और अदब में भी बहुत मालूमात रखते हैं और साथ-साथ कुछ और सब्जेक्ट्स भी थे आपके, जैसे आप लिटरेचर में भी हैं और साइकोलॉजी भी जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो अपना एक तारुफ हमें करा दें देखने वालों के लिए। सिंपल तारुफ ये है कि मेरा ताल्लुक सिंध के जो बिल्कुल जिसको लाड़ कहते हैं, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहाँ से मेरा ताल्लुक है। मेरी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन वहाँ पर हुई। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर और पीएचडी कराची यूनिवर्सिटी से हुई। असल में मुझे ज़्यादातर जो शौक़ था वो फ़िलासफ़ी का था। तो फिर मैंने फ़िलासफ़ी में भी एमए की यहाँ से। अच्छा, आपने एक फ़िलासफ़ी फ़िलासफ़ी में भी एमए की। हाँ, ठीक है। फ़िलासफ़ी और सिंधी लिटरेचर में एमए करने के बाद फिर ये हुआ कि दोनों को कंबाइन करके मैंने पीएचडी की, जिसका टॉपिक था फ़िलासफ़िकल बैकग्राउंड ऑफ सिंधी लिटरेचर। अच्छा, दिस इज़ वेरी यूनिक। तो लेकिन क्योंकि फ़िलासफ़ी के साथ-साथ जो टच सब्जेक्ट होते हैं, उसमें साइकोलॉजी भी है, तो साइकोलॉजी पढ़ने का शौक़ था, तो मैंने उस पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की और एक किताब भी लिखी उस पर। उसके साथ-साथ लैंग्वेज, लिटरेचर, रिसर्च, कॉलम और जो दौर जदीद के जो सिस्टम है, उसमें लिटरेरी ट्रेंड्स और थ्योरीज़ कौन-सी हैं, उस पे मैंने काम किया, जिसमें पोस्ट मॉडर्निज़्म पर काम किया मैंने, उस पे किताब भी लिखी है। के बाद फिर मैं डिपार्टमेंट में एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और दरमियान में 2016 के दौरान मैं जब चेयरमैन था सिंधी डिपार्टमेंट का, तो उस वक़्त मुझे अपॉइंट किया गया था सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी में। तो तकरीबन 2 साल सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी में मैंने गुज़ारे। आप क्या थे वहाँ पे? एज़ ए चेयरमैन। एज़ अ चेयरमैन आपने, ठीक है। और लेकिन क्योंकि मेरा जो जॉब है, मेरा जो पैशन है वो टीचिंग है, इस वजह से मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मैं फिर वापस आ गया टीचिंग पर। और 2022 के बाद रिटायरमेंट मैंने ली और उसके बाद अभी तक मैं डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हूँ, काम कर रहा हूँ, काम कर रहे हैं। टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि नौजवानों को आज के इन हालात में कैसा देखते हैं आप? चैलेंजेस हैं, मायूसी है, मोटिवेशन है, तो क्या कुछ होना चाहिए आज के बच्चों में और कहाँ हम आज खड़े हैं? एक्चुअली इस तनाज़र में देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास सिस्टम कौन-सा चल रहा है। क्योंकि जब बहुत ही शार्प क्लास सिस्टम एग्ज़िस्ट करता हो, तो फिर समाज के अंदर नौजवानों की डिफरेंट बर्थ होती हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक तबका बहुत ही महरूम होता है, एक तरफ तबका दरमियान में लटका हुआ होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो
जिंदगी को खेल समझते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि कोई एक प्रॉब्लम नहीं है जिसमें नौजवान घिरा हुआ हो, चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो। लेकिन मसला ये है कि वो इस वक्त कैप्चर हो चुका है मार्केट में। नौजवान का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसको मार्केट चला रही है। पहले तरबियत होती थी, समाज होते थे, घराने होते थे, खानदान होते थे, अक़दार होते थे, लेकिन ये सारी वैल्यूज जो है वो डी वैल्यू हो गई। अब कमर्शियलिज्म का दौर है जिसमें मार्केट जो जिस तरह चाहती है नौजवान को चलाती है। तो नौजवान में प्रॉब्लम ये हुआ है कि उसकी अपनी सलाहियत और उसकी अपनी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो डैमेज हुई है, जिसकी वजह से उसमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हुआ है। दूसरी एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन दूसरा मसला जो है वो ये है कि जिसमें नौजवान बहुत ही मुख्तलिफ तरीकों से परेशान और डिप्रेशन में आता है। खानदान का प्रेशर, समाज का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, लेकिन सरवाइव करने के लिए फिर उसको मार्केट में जाना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं जिसकी वजह से नौजवान जो है वो किसी सिमत की तरफ नहीं जा रहा नहीं है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह अर्बन एंड रूरल उसके कॉन्टेक्स्ट में इनको एवेल्युएट करें, तो जो हमारे नौजवान शहरों में हैं वो फिर भी उनकी ओरिएंटेशन एजुकेशन किसी हद तक एक्सेसिबल थी और वो कर गए, सीख गए। पता था कि मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड है, कौन सी स्किल्स दरकार हैं। वो कुछ लोगों ने एजुकेशन हासिल की, कुछ लोगों ने स्किल्स एक्वायर की और अल्टीमेटली दे फाउंड देयर प्लेस। लेकिन हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में जहाँ ये सहूलतें आज भी उस हद तक मुयस्सर नहीं जो होनी चाहिए। दो कि डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आज तो आपके हाथ में सारी दुनिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जवान जो है, नौजवान, वो उसका एक प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा उस रिसोर्स का। तो कैसे देखते हैं आप इस अर्बन एंड रूरल डिवाइड को? एक्चुअली जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है। मैंने अभी पिछले दिनों में इसका डेटा कलेक्ट किया था, तो जहाँ 28% अर्बनाइजेशन थी वहाँ 65 हो चुकी है। और ख़ास तौर पर जिसको हम रूरल एरिया कहते हैं, रूरल एरियाज के अंदर भी डिजिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। मोबाइल एंड्रॉयड सेट उनके हाथ में है, नौजवान के हाथ में। इसका मतलब यह है कि वो भी अर्बनाइज हो चुका है। मतलब हम एक मजमू में रहते हैं जिसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। बहुत बड़ा एक मजमुआ है लोगों का, जहाँ ट्रैफिक बहुत है, जहाँ रियल एस्टेट बहुत है, जहाँ ऑफिसें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हम उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फैसिलिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, फास्ट मीडिया उन तक भी पहुंच चुका है, इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से वो भी एक साथ अर्बनाइजेशन के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पैदा हो रही है कि जो मीडिया है या जो इंफॉर्मेशन है वो नौजवानों तक जो पहुंच रही है वो ज्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। यानी हम ये इसको कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया पूरी के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन का जो है वो एक तूफान है, जिसकी वजह से नौजवान भटक रहा है और नेगेटिविटी की तरफ चला जा रहा है, शॉर्टकट्स की तरफ चला जा रहा है। फैसिलिटीज जो अवेल करते हैं शहर में लोग, अब प्रॉब्लम मैं आपको एक समझाऊं थोड़ा सा। एक कराची के जो मुजाफात एरियाज कहते हैं, मसलन अगर कोई बहुत दूर रहता है, पिपरी, स्टील मिल की एरिया, गुलशन हदीद या बहुत ही इधर रहता है, तो उसके लिए शहर तक रसाई करना इतना मुश्किल होता है
कि जैसे यहाँ से हैदराबाद जाना उनको लिए इजी होता है, लेकिन यहाँ से अगर कोई पासपोर्ट ऑफिस जाए तो बड़ा मुश्किल उनके लिए होता है। तो सही ये कहा कौन आपने। सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम्म, आप ज्यादातर ट्रैफिक में फंसे रहे, हम्म, तो ये तो ज्यादा साइकोलॉजिकल टॉर्चर है हम्म, बनस्पत उसके कि वो जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें लोग ज्यादा अप्रोचेबल होते हैं, हम्म। ज्यादा अपने आप को अफोर्डेबल समझते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम। अब आते हैं कुछ शायरी और लिटरेचर, इसमें तो हमें कुछ बताइए कि हाउ डू यू कनेक्ट लिटरेचर विद यूथ डेवलपमेंट, और क्या इम्पैक्ट है हमारी सूफियाई शायरी में लोगों की अपब्रिंगिंग और उनकी तरबियत में, हाउ डू दे प्ले इफेक्टिव रोल? एक्चुअली लिटरेचर जिसको हम अदब कहते हैं, हम्म, अदब का मतलब ही एहतराम होता है, हम्म, बहुत ही मोजिज बना, सब्लिमेशन, हम्म, कि हमने अपनी तमाम आदत आदत और अपने जो रवायतें हैं उनको सब्लिमेट किया। ठीक है। अब सब्लिमेशन करके हम एक ह्यूमन डेवलप करते हैं, ठीक है। क्योंकि नेचुरली इंस्टिंक्टिवली तो इंसान के अंदर जानवर मौजूद है ना। हम्म, तो मुअज़्ज़िज़ कौन करता है? मुअज़्ज़िज़ उसकी वो समाज के अंदर जो अच्छे अक़दार हैं वो करते हैं ना। हम्म, तो अच्छे अक़दारों में से लिटरेचर भी है, अदब भी है। ठीक है। अब ये लिटरेचर कोई आज की बात नहीं है, ये हज़ारों सालों से लिटरेचर किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा है। हमारे पास एक फ़ोक लिटरेचर का दौर था। हम्म, ट्रेडिशन, रवायतों में दास्तान, दास्तान गोई हम्म, और मुख्तलिफ किस्से, कहानियाँ ये चलती रहती थी, जिनसे भी नौजवानी की तरबियत होती थी कि एक तो उनमें लाइफ के हवाले से वाइटलिटी पैदा होती थी, ठीक है। दूसरी ये होती थी कि भाई कुछ भी कैसे भी जैसे भी हालात हों मुकाबला करना है। हम्म, तीसरी पॉइंट उनको ये मिलती थी फोक लिटरेचर से कि फतह आखिर सच की होती है। ठीक है। और नौजवान को उसके बाद जो लिटरेचर से मिलता था वो ये मिलता था कि वर्ड के अंदर जो है वो जितनी भी तलखियां हैं उसको थोड़ी देर के वे बुला के वो शहर में गुम हो जाता था, हम्म, यानी रोमांटिक अप्रोच होती थी। हम्म, ये एक किस्म की मेडिटेशन थी। बच्चों को कहानियां जो सुनाई जाती थी उसमें एक बड़ी मेडिटेशन होती थी, वो सो जाते थे हम्म, और लाशोर को पैगाम ये मिलता था कि ये जो जिंदगी है उसमें स्ट्रगल भी करनी है, सच के लिए राह हमवार करनी है, आगे बढ़ना है। उसके बाद एक और दौर आता है हमारा लिटरेचर का, हम्म, जो सूफियाना दौर आता है, क्लासिकल जिसको हम दौर कहते हैं सिंध में। हम्म, और बेसिकली वो दौर हमारा जो है वो सूफी फिक्र का, सूफी मजाज का दौर था, ठीक है। जिसमें लोगों को एक मैसेज मिलता था कि बुनियादी तौर पर जो है वो इंसान मैंश है और इंसानियत की खिदमत करना और एक मुकम्मल कामिल इंसान बनाना इस समाज का बुनियादी सेंस है। दूसरा मैसेज ये मिलता था कि कुछ भी हो लेकिन एक बहुत ही भाईचारे की फिजा रखनी है, मसावात रखनी है, यानी तफरीक नहीं करनी है मजहब की, सेक्युलर एटीट्यूड, सेक्युलर बिहेव। हम्म, तीसरी बात यह मिलती थी कि अपने मकसद से सच्चे रहें, हम्म, मुनाफिकी न करें और जो मकसद आपने चूज किया है, जो आपकी लाइफ का जो एसेंस आपने बनाया उसके साथ सच्चे रहें। ये शाह लतीफ का पैगाम पूरी विशालती। पोइट्री में हम्म, ये मिलता है। हम्म, तीसरा ये कि आजी और इंसारी इंसान का बुनियादी जुज होना चाहिए। हम्म, गुरूर और तकब्बुर में रहकर इंसान को कुछ नहीं मिला है कुछ नहीं मिला है। और वैसे भी ये दुनिया जो है वो उसकी हकीकत जो है वो सूफियों की नज़र में एक बहुत बड़ा हालो या बहुत ही हाइपर किस्म की रियलिटी है, जिसको गुजर जाना है, जिसको रहना नहीं है, परसिस्ट नहीं, इसमें कोई परसिस्टेंस नहीं है, किसी चीज़ को कांस्टेंट कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, गुजर कर चले जाना है। तो लिहाजा इंसान को जो है वो गुरूर और तकब्बुर और अपने आप को ये सारी चीज़ों से उसको दूर रहना चाहिए। तो हम्बलनेस पैदा अंदर में होगी
तो आस्ता आस्ता आपके अंदर में एक नया इंसान, मैं इंसान जिससे एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी आप में पैदा होगी। डॉक्टर साहब कोई शाह साहब की ऐसी शायरी जो मोटिवेट करती हो, हमें सुना दें, बताएं सिंधी में शाह कैसा लतीफ हाँ हाँ, दुनिया के मुतल्लिक हाँ एक बहुत बड़ी पोइट्री उसकी है कि दुनिया सब दरिया को तारूं तंहिं में, हिकिड़ी लहर लोभ जी, ॿियो आतशी ओढ़ा, तालबन तोड़ा, मोड़े चाड़ियों मकड़ियों। इसका थोड़ा मतलब जी मैं समझाऊं कि शाह लतीफ की नजर में कि दुनिया एक ऐसा दरिया है जिसके अंदर इंसान या तो तैरता है या डूबता है। बहुत सारे लोग हैं उसमें, लेकिन ज्यादा लोग डूब रहे हैं, तैर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तैरना एक आर्ट है। तो दुनिया में रहना भी एक आर्ट है, यानी लाइफ इज बेसिकली आर्ट। उसको जीना, तो जीने का आर्ट अगर आपने समझ लिया है, तो फिर दरिया में आप अपने नए तरीके से फिर दाखिल होंगे, जो पुराना तरीका था उससे नहीं होंगे, नए तरीके से दाखिल होंगे, और वो समझकर, सोचकर, इल्म हासिल कर कर और एक नए इंसान की तरह बनकर फिर उस दरिया में जाएंगे, तो फिर दरिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो ये कितनी डेप्थ है शाह साहब, बहुत ही बड़ी डेप्थ है। और कोई जवानों के लिए ऐसी कोई बात की हो शाह साहब ने? इल्म के हवाले से शाह साहब का एक बहुत बड़ा नुक्ते नजर है कि पढ़ियो था पढ़न कड़न की न कुलूब में, पाणा डो चढ़न जीअं था वर्क वराइन वितरा। यानी पढ़ते तो रहते हैं लेकिन सोचते नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लोगों के पास है, लेकिन उनमें जो बेसिक कंसेप्ट है ह्यूमनिज्म का वो डेवलप ही नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की है उस पर उन्होंने गौर फिक्र नहीं किया, सोचा नहीं है, और वो मैसेज अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, अपने अंदर को नहीं दिया। क्राइम बढ़ते रहते हैं, समाज टूटता फूटता है। जिस तरह आप आज की सिचुएशन है कि आप गौर करेंगे तो बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं, पीएचडी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हाई फाई हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन की तरफ सोसाइटी जा रही है। हम रिसर्च करते जा रहे हैं, सोसाइटी डिस्ट्रॉय होती है। कैसी डिस्ट्रक्शन? मतलब अगर ये आप देखें कि एक पढ़ी लिखी इलीट एजुकेशनल क्लास, और आपने कहा कि वो तबाही और क्रिमिनलिटी की तरफ जाते हैं, वो कैसे? जरा थोड़ा सा समझाएं। एक्चुअली देखें, हमारे नौजवान, मैंने कुछ दिनों के पहले बैठा था कि कुछ लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे थे, तो नौजवानों से मेरी बात हुई कि भाई आप सीएसएस क्यों करना चाह रहे हैं? वो कहने लगे कि सर ये बहुत ही बड़ा स्टेटस इस सोसाइटी में बनाने के लिए और सरवाइव करने के लिए। मैंने कहा कि ये तो नौकरी है एक, और पब्लिक की आप सर्वेंट बनेंगे उसमें आपका इतना बड़ा शौक और लगन क्यों हो रहा है? तो कहने लगे सर सीधी सीधी बात यह है कि आम नौकरी की तनख्वाह से गुजारा नहीं होता है, यहाँ स्टेटस चाहिए, और स्टेटस तब बनता है जब आप करप्शन करके कुछ बना लें अपना। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है। तो अगर ये माइंडसेट पढ़े लिखे लोगों का कि ये करना ही ये है, तो फिर उसके मतलब ये है कि समाज डिस्ट्रक्शन। देखिए, हाँ देखिए डॉक्टर साहब, एक बात आपने अभी जो की कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कहीं से भी आते हैं, एग्जाम तो पास कर जाते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर क्या है जो बाहर नहीं आती चीज़ पब्लिकली, उसको कौन देखे? और ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो आप सही कह रहे हैं कि लोगों के अंदर एक सोच है, और वो अल्टीमेटली जब इन पोजीशंस पे आते हैं तो वो मिसयूज़ करते हैं अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर को, और इन ट्रू स्पिरिट वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विस है वो नहीं हो पाता। कोई ऐसी बात हमें कहें आखिरी, या जो बच्चों के लिए मैसेज हो आपका? एक्चुअली जो मेन चीज़ है वो है तरबियत। हमारे घरानों में पुराने दौर में तरबियत होती थी, समझाया जाता था बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है, सच क्या है झूठ क्या है, तौर तरीके ये दिए जाते थे। अपने ईमान और अपना ईमानदारी से काम करना, कमिटमेंट, सच्चाई, ये सारी चीज़ें हमारी वैल्यूज़ होती थी। आजकल के दौर में ये वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों में
एक चीज जा कर रही है कि कुछ भी करो लेकिन स्टेटस बनाओ, दौलत हासिल करो, क्योंकि तरह का समाज कोई में भी हो। रहने के लिए आपको सिर्फ यही जिंदा रख सकता है कि आपके हुँ, पास दौलत हो। हुँ, तो उस वजह से प्रॉब्लम, एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरा ये कि मार्केट स्लोगन्स जो दे रहा है आपको, जो डिस्कोर्स दे रहा है, वो आपको स्टेटस का दे रहा है, वो आपको अपर क्लास की अय्याशों का दे रहा है। वो ये नहीं दे रहा है कि आप जो है वो कौन सी मेहनत करके कामयाब होते हैं और वो सच्चाई आपकी कौन सी है, वो नहीं हुँ, दे रहा है। तो जिस उस वजह से प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है कि नौजवान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम अकदार छोड़कर वो सिर्फ उन नतायज की तरफ चला जाता है जिनमें जो है वो उनका स्टेटस बने। हुँ, ये प्रॉब्लम तरबियत जो है वो उसकी कमी है, और सोच विचार हुँ, करने की और सिस्टम की, कि आप एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करें जिसके अंदर एक नौजवान को जो है वो नेगेटिविटी की तरफ न जाना पड़े, वो पॉजिटिव बने हुँ। और उसको अपना उसका सिला जस्टिस के साथ मिले। जब सोसाइटी में जस्टिस होने लगेगा तो नौजवान खुद ब खुद पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। सही कहा आपने। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक़्त निकाला और आपकी बातों से उम्मीद करता हूँ कि देखने वालों को बहुत कुछ रहनुमाई मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।